नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? आज हम बात करेंगे बेल्ट एंड रोड के बारे में। बेल्ट एंड रोड क्या है? आप बेल्ट एंड रोड कह लो, वन बेल्ट वन रोड बोल दो। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, ये एक चाइना का इनिशिएटिव है, जिसमें फ्रैंकली बोलूँ तो चाइना जो है ये चाह रहा है कि हम दुनिया पर राज कर लें, या एक सॉर्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म कह लो आप, या जैसे एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना पहले, बिल्कुल ये वैसा है। अब पहले हम बात करेंगे कि ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का है क्या, एंड क्या इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, वन बेल्ट वन रोड का मतलब है कि चाइना ये चाहता है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों जो हैं, तीनों आपस में ऐसे जुड़ जाएं कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, और एक पूरा एक जैसे पहले सालों में एक सिल्क रूट होता था, वैसा एक रूट बन जाए। और उनका टारगेट ये है कि जैसे मलाक्का स्ट्रेट है, जहाँ से जो मलेशिया सिंगापुर के आसपास है, जहाँ से इनका सारा ट्रेड जाता है, वहाँ से लेके पूरा, आप मान लो पूरा एशिया, पूरा सेंट्रल एशिया प्लस यूरोप, और प्लस उसके बाद जो है अफ्रीका, पूरा इनको जो है यहाँ पे इनको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अपने बनाने हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर रोड बनानी है? एक पर्टिकुलर रोड नहीं, बट हाँ बहुत सारी नेटवर्क ऑफ रोड्स बनाने, ताकि सब आपस में कनेक्टेड हो जाए। और इसमें क्या होता है कि इनको ये भी पता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल इनके लिए प्ले करेगा। ठीक है, पाकिस्तान की तो बात और है, पाकिस्तान तो जाके वो चाइना की गोद में बैठ गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। नेपाल और श्रीलंका, अनफॉर्चुनेटली नेपाल जो है थोड़ा सा भटका हुआ है अभी। श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली पूरा चाइना के हाथ में आ चुका है ऑलमोस्ट। वो लोग आज की डेट में जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो उनका काम चल रहा है, सब कुछ है, सब कुछ चाइना के थ्रू ही हो रहा है। सेम गोज़ फॉर कुछ सेंट्रल एशियन नेशंस। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो अभी इतना चाइना के उसमें नहीं आए हैं, बट एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है और चाइना ऐसा करना क्यों चाहती है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीज़न सिंपल सा ये है कि शी जिनपिंग जो है वो ये चाहते हैं कि बीजिंग जो है ना, बीजिंग ऐसा एक वो बन जाए, एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, जो वाशिंगटन डीसी की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इम्पोर्टेंस बीजिंग को मिल जाए, और बीजिंग को ना केवल इम्पोर्टेंस मिले बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंस मिल जाए। और जब बीजिंग को इम्पोर्टेंस मिलेगी तो उनको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी, और फिर ऐसी इम्पोर्टेंस मिलेगी कि भैया चाइना बोलेगा कि मैं दुनिया में ये चाहता हूँ तो ऐसा ही हो, मैं दुनिया में ये चाहता हूँ तो ऐसा ही हो। उसके वो क्या करेगा, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, राज करके चले गए इंडिया पे, या जैसे ब्रिटिशर्स ने और देशों पर राज करा, ये बिल्कुल वही है। मैंने कम से कम 2-3 साल बोलो आप, उससे पहले से मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ वन बेल्ट वन रोड। फिर मैंने जो है 2016-17 में थोड़ी बहुत इसकी रिसर्च शुरू करी कि एक्चुअल में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या। और फिर अभी जब ये गलवान वैली वगैरह का हुआ तो वन बेल्ट वन रोड की और ज़्यादा वो आई, इसका और ज़्यादा डिस्कशन आया। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कुछ कुछ बुक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को पढ़ा के मैंने जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का असली मतलब समझा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, ऐसा है, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ये है कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको उसको लपेटना कैसे है। वो उनको कहेगा भाई आपके यहाँ जो है जीडीपी कम है, ये कम है, वो कम है, चलो हम आपकी मेट्रो बना देते हैं, हम आपके कैपिटल सिटी में बिल्डिंग्स बना देते हैं, मेट्रो बना देते हैं, स्टील बना देते हैं, पावर प्लांट लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, या बस टर्मिनल्स बना देते हैं, एयरपोर्ट्स बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाता है, और फिर वो कहता है कि ठीक है, हम ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको बना देते हैं, और इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको पैसे दे देते हैं, आप एक लोन की तरह अपने पास रखिए। और ये लोन उनको ऐसे लुभावने वादे दे के करता है, अरे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वट एवर। वो जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी सोचते हैं कि यार हम छोटे कंट्रीज़ हैं, हमें भी जो है, हमें भी अपनी ग्रोथ चाहिए, हमें भी एक वर्ल्ड में स्टैंडिंग चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम छोटे देश हैं तो हमारे देश में भी कोई फॉरेनर्स आए तो कहे कि देखो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना अच्छा इकॉनमी है, क्या नहीं, एंड ऑल दैट। तो उन लोग की भी ये थिंकिंग होती है। तो वो लोग जो हैं फिसल जाते हैं इन चीज़ों में, और वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग हमारे मेट्रो बनाने में हेल्प कर रहे हैं, एयरपोर्ट में, सी पोर्ट में, इन सब चीज़ों में बनाने में मदद कर रहे हैं, हम लोग ले लेते हैं चाइना से पैसा, कोई ऐसी बात नहीं, लोन है वापस कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है लोन की वापसी की। लोन के अगेंस्ट में कोलेट्रल क्या होती है? लैंड। अब लैंड चाहे तो जो वो बना रहे हैं वो भी हो सकता है, और लैंड चाहे तो कुछ और भी लैंड के पीसेस भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया दे दिया कि भाई ये लैंड एज अ कोलेट्रल है, या फिर ये जो सी पोर्ट आप बना रहे हो ये एज अ कोलेट्रल है, हमने आपको पैसे वापस नहीं दिए तो आप ये सी पोर्ट अपने कब्जे में ले लीजिएगा।
ऐसे ऐसे उनके वो होते हैं पॉलिसीज़ वगैरह जो कुछ होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे अब आप हो सकता है ये सोचो कि बिल्कुल ऐसे कि भाई आपने गाड़ी का लोन लिया, आप पे नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं गाड़ी उठा के चले गए, आप यही मान के चलो एक तरीके से। या फिर बैंक जो है घर को हड़प लेती है अगर आपने जो है घर का लोन नहीं दिया तो। ठीक है, कोलेट्रल के अगेंस्ट में वो लोन दे रहे हैं, बट वो क्या करते हैं इंटरेस्ट रेट ही इतना ज़्यादा हाई रखते हैं और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि वो लोन रीपे हो ही ना पाए। वो कंट्री जो है एनपीए ही बन जाए, नॉन बैंकिंग के भाषा में बोलूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही बन जाए, वो कुछ कर ही ना पाए, वो लोन ही ना दे पाए। और बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं और मैं भी ये बात अच्छी तरीके से मानता हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है आप लोग डिसएग्री करो। कोरोना वायरस इज़ अ बायोलॉजिकल वेपन बाय चाइना, ये मैं मानता हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा इतना है कि जैसे ही आपने कोरोना वायरस को छोड़ दिया, आपने तो अपनी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक कर लिया, आप तो दिखा रहे हो हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, फलाना ढिमका, आपने केवल इतना दिखा दिया कि 3-4 हज़ार लोग ही मरे हैं। अंदर खाने की खबर है मोर देन 60 to 70,000 कैजुअल्टीज़ हैं चाइना में। बट वही है भाई, चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ वो करती नहीं, कुछ अपना दिखाती नहीं है। इवन 1918 का जो पैंडेमिक हुआ था स्पेनिश फ्लू, उसमें भी चाइना ने अपनी फिगर्स छुपाई थी। आपको मैं बता दूँ, हिस्ट्री बताती है। और अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है पैंडेमिक के नाम से, अगर आपने वो सीरीज़ देखी, आप उसमें देखना, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि पिछले 100-200 साल में जितने भी ऐसे वायरसेस आए हैं, पैंडेमिक्स आए हैं, 40 to 50% चाइना से आए हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, ऑल दैट, तो इस वजह से वायरस वगैरह फैल रहे हैं। बट एक ये भी बात सही है कि उनके पास एक वायरोलॉजी की लैब्स भी हैं। तो अब ये बात आती है कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि ये बायोलॉजिकल वेपन है। ये बायोलॉजिकल वेपन ऐसे है कि आपने पूरे दुनिया की इकॉनमी गिरा दी। अब जब आपने पूरी दुनिया की इकॉनमी ही गिरा दी है, तो जो छोटे छोटे देश हैं जिनको आपने लोन दिया हुआ है, उनकी कोई कमाई तो होगी नहीं। उनकी जब कोई कमाई नहीं होगी, उनकी इकॉनमी डाउन होगी, तो वो तो कहेंगे भाई हम तो लोन चुका नहीं सकते। तो कहेंगे ठीक है भाई, लाओ सी पोर्ट दो अपना, एयरपोर्ट दो अपना, जो लैंड आपने कोलेट्रल दी थी वो दो, ये सब चीज़ें दो। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम ने बोला कि इंटरेस्ट इतना है कि हम लोग इंटरेस्ट को ही पे कर लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने जो है शायद सऊदी अरेबिया से हेल्प लिया एंड ऑल दैट। अगर वो रीपे ना करे पाकिस्तान, जो मेरे को नहीं लगता वो करेंगे, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स पे चाइना का हक हो जाएगा। सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर चाइना अपना हक जमाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली देखा जाए, पॉलिटिकली भी देखा जाए, तो इंडिया के लिए बहुत गलत चीज़ है वो। ऐसे ही कराची के आसपास जो अरेबियन सी है, वहाँ पे भी कुछ पोर्ट्स चाइना बना रहा था, वो भी चाइना अपने उसमें ले लेगा, अपने कंट्रोल में। श्रीलंका में ऐसा हो चुका है, 1 या 2 पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें श्रीलंका ने कह दिया था हम भैया हम पे नहीं कर सकते, तो चाइना ने कहा कि ठीक है, इसका वो क्या कहते हैं, इसका जो राइट है अब हमारे पास है, अब ये पोर्ट हम चलाएंगे। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ठीक है, आप नहीं दे सकते, हम चलाएंगे अब ये वाला पोर्ट, आप कर लो आपको जो करना है। अब आप एक चीज़ सोचिए, और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल की बात है, आप देख लेना पाकिस्तान के भी पोर्ट्स जो हैं चाइना के अंडर में ही आ जाएंगे। पाकिस्तान जो है ये समझ नहीं रहा है कि ये एक फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपना इकोनॉमिक वो चाहिए, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना है ऑल दैट, बट उसका सलूशन ये नहीं है कि आप चाइना को अपनी इकोनॉमी में घुसा लो। सेम गोज़ फॉर नेपाल, सेम गोज़ फॉर श्रीलंका, सेम गोज़ फॉर म्यांमार, बांग्लादेश एंड ऑल। और ये लुभाते कैसे हैं कि भैया पहले टैक्स बेनिफिट्स दिए, फिर अलग अलग चीज़ें करी, और फिर एक और स्ट्रैटेजी होती है इनकी कि आप पॉलिटिकल लाइफ में घुस जाओ। एक केस मैंने ऐसा भी सुना था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट यूरोप के 2-3 देश हैं जिनके बीच में जो इनके बेल्ट एंड रोड का पार्ट हैं, ईस्टर्न यूरोप के 2-3 ऐसे देश हैं, ये लोग चाइनीज़ लोग जो हैं वहाँ के पॉलिटिक्स के अंदर ही घुस गए और वहाँ पे अपने एजेंट्स वगैरह बिठा दिए उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि भैया तुम जो डिसीजन मेकिंग है वो ऐसे करो कि यहाँ पे जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो चाइनीज़ कंपनीज़ ही करें। और जब वो चाइनीज़ कंपनीज करेंगी तो आपने ईस्टर्न यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं आपने उनको लपक लिया, इधर आप सेंट्रल एशिया के भी देशों के साथ ऐसा कर रहे हो, इधर आप साउथ ईस्ट एशिया के साथ ऐसा कर रहे हो, इधर पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका वगैरह के साथ आप ऐसे कर रहे हो। इंडिया का तो ये है कि इंडिया भी बैक ऑफ किया हुआ है, बिकॉज इंडिया, यूएस, यूरोप वगैरह सब, ये यूरोप में मैं कहूँगा यूके वगैरह, ये सब जानते हैं कि ये बेल्ट एंड रोड क्या वो क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब बेल्ट एंड रोड जो एक बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं और कि लुभावने वादे करके हड़पने वाली जो चीज़ें हैं, उनको ये बात पता है। एंड आई एम श्योर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है क्या, मेरे ख्याल से तो उनको ये बात
का बिल्कुल अंदाज़ा है कि ज़्यादा चाइना को घुसाया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफडीआई उनका घुसा लिया अपने देश में। अनफॉर्चुनेटली सारी मोबाइल कंपनीज आज की डेट में चाइनीज़ हैं। सैमसंग और एप्पल के अलावा बता दो मेरे को और कौन सी कंपनी ऐसी है जो अच्छे मोबाइल फ़ोन्स बना रही हो जो नॉन चाइनीज़ हो। तो ये सारे भी मैटर्स हैं। तो हम लोग को तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बट आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, उधर से उनका पूरा सी रूट वगैरह जाता है, उधर से आपने जो है बे ऑफ बंगाल वगैरह में अपना हक जमा लिया। मलाक्का स्ट्रेट वगैरह, साउथ चाइना सी में आपको पता ही है कितना कितना वो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह की खबरें आती रहती है। वो क्यों आती है? उनको पता है हमारे बेल्ट एंड रोड का ये पार्ट है। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए उन्होंने ताकि उनका जो ट्रेड है वो अच्छी तरीके से हो। वो सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो है श्रीलंका के उन्होंने कुछ पोर्ट्स हड़प लिए, इधर उन्होंने पाकिस्तान के पोर्ट्स हड़प लेंगे। तो आप एक चीज़ सोचो, इंडिया अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो इंडिया को तो आपने चारों तरफ से घेर लिया, आपने कोस्टल एरिया की तरफ से भी घेर लिया इंडिया को। और इधर आप अफ्रीका के देश जो हैं इथियोपिया, जिम्बाब्वे, इन सब जगह ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे जिम्बाब्वे का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने सप्लाई कर दी कि भैया आपको ये मदद करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्राइम को रोकने में, ऑल दोस थिंग्स में। बट वो ये नहीं सोच रहे कि फेशियल रिकग्निशन का सारा डाटा तो चाइना जा रहा है। तो फेशियल रिकग्निशन का अगर सारा डाटा चाइना जा रहा है तो चाइना तो फिर वहाँ बैठे बैठे पूरा मॉनिटरिंग कर सकता है, सर्विलेंस कर सकता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें हैं। इथियोपिया में प्रोजेक्ट्स, उसके बाद नाइजीरिया में प्रोजेक्ट्स, और पता नहीं इतने और एक, हाँ एक कौन सा देश है मेरे को आई थिंक चाड है या कोई सा एक देश है अफ्रीका का, जहाँ पे, या फिर कॉन्गो है, आई एम नॉट श्योर, मैं नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे कोबाल्ट बहुत ज़्यादा बनता है। कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा वो है वहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्यों? कोबाल्ट से जो है लिथियम आयन बैटरी बनती है, और लिथियम आयन बैटरी लगेगी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। आपको मैं बता दूं, मारुति, हुंडई, ये सब जो भी कंपनीज़ हैं, ये आज की डेट में चाहे कितनी अच्छी कंपनीज़ हो, ये तो अभी कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो अभी 2022-23 तक आप देखना बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ओप्पो, वीवो, वन प्लस जैसी ब्रांड्स बना के, रियलमी जैसे ब्रांड्स बना के इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में घुस गए ना, वैसी वहाँ की भी 2-3 ऐसी कंपनीज़ है जो जिन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली है इलेक्ट्रिक कार्स बना के पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में फैला देंगे। और फिर जब वन बेल्ट वन रोड में जो कंट्रीज़ इनके लपेटे में आ गई ना, उनको कहेंगे भाई तुम्हारी जो भी लोकल कंपनीज़ है उनको बंद करो, हमारी चाइनीज़ गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे, हमारे चाइनीज़ फ़ोन चलेंगे, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन चलेगी, चाइनीज़ स्टील चलेगा, चाइनीज़ वो हाईवे प्रोजेक्ट्स चलेंगे, चाइना के ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप लोगों को पता है पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका वगैरह में जितने भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, इन तीनों में से, उसमें 90% जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं। केवल 10 या 11% लोग ऐसे हैं जो वहाँ के लोकल लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं एज कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है दूसरे को झांसा दिया कि भैया देखो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बट आप एक्चुअल में अपने चाइनीज़ लोगों को ही वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हो, आप चाइनीज़ लोगों को ही ज़्यादा बड़ा बना रहे हो। तो ये जो है ये एक तरीके का इम्पीरियलिज्म बोल लो आप, या एक तरीके का वो कहते हैं ना, एक जैसे मोदी जी ने बोला था गलवान वैली, जब वो अभी गलवान वैली वगैरह के आसपास गए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये एक्सपेंशन वाली जो एक पॉलिटिक्स होती है ये वही है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को जवाब पता है कि इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिंपल सा मेरा जवाब है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई जैसे 200 साल ब्रिटिशर्स ने राज करा वैसे ही अगले 200-300 साल चाइना हम पे राज कर ले, तो ठीक है, आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत काम करिए। आप सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को टेलीकॉम में घुसाया भी, तो आप उनको 5G में भी घुसा लो, हुआवे ZTE वगैरह जैसी कंपनीज़ को आप उनको इलेक्ट्रिक कार्स में भी घुसा लो, उनसे प्रोजेक्ट्स भी करवा लो, हाईवेज़ भी करवा लो, एयरपोर्ट भी करवा लो, सब कुछ करवा लो आप उनसे। और फिर उनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं उनके तहत अपने आप को गुलाम बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और केस मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस में एक कोई कंपनी थी जिनको जो शिप बिल्डिंग वगैरह करती थी, उसके अलावा एक और कोई देश था जहाँ पे शिप बिल्डिंग होती थी, तो एक कोई लॉजिस्टिक की कंपनी थी जिनको शिप्स खरीदने थे, तो चाइनीज़ वालों ने फ्रांस वाली कंपनी का वो दिया, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस दिया कि आप उन्हीं से ही लो, और अगर आप उनसे लोगे तो आपको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न उसका ये था कि उस कंपनी को जहाँ जहाँ से ट्रेड करना था, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन एंड कुछ कुछ एरियाज़, वहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट्स जो हैं वो चाइना के हाथ में थे। तो चाइना ने बोला कि भैया तुम अगर उस पर्टिकुलर कंपनी से वो लेते हो, शिप बिल्डिंग का सामान लेते हो और आप शिप्स वहाँ से अगर बनवाते हो अपने कार्गो शिप्स जो भी हैं, तो आपको फ्री ट्रेड है, आपको पार्किंग चार्जेस कम लगेंगे, आपको ट्रेड फ्रीली होगा आपका। बट अगर आप उस दूसरी कंपनी से लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी कंपनी उनके इनिशिएटिव का पार्ट नहीं होगी। ये एक चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रांस जो है उनके इनिशिएटिव का पार्ट हो गया, बट ये है कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एक कंपनी है जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ ला रही है कि हाँ हाँ चाइनीज़ वाले आ जाओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो जो चाइनीज़ कंपनी का अगर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ गया, चाहे वो फ्रांस की कंपनी हो, जर्मनी की हो, यूके की हो, कहीं की भी हो, तो वो फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही सपोर्ट लेगी। वो फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट फिर ऐसी ही चीज़ें करेंगी कि उनके जो भी कस्टमर्स होंगे उनको कहेगी कि भैया ठीक है, अगर आप यहाँ से शिप लेते हो या कुछ भी लेते हो तो आप लोग को ज़्यादा कोई चक्करबाजी नहीं होगी। और मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ, जिस हिसाब से चाइना आगे चल रहा है ना, और चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है, द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट इज़ दैट, आप लोगों को पता है जो लोग सिविल एविएशन फॉलो करते हो, आप में से अगर कुछ लोगों ने मेरी बुक्स नहीं पढ़ी हो या किसी ने भी मेरी बुक नहीं पढ़ी हो, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में सिविल एविएशन के ऊपर मैंने अभी एक बुक लिखी है, एविएशन एक्सप्लेन्ड, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सिविल एविएशन। उस बुक में तो मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है क्योंकि वो बेसिक सिविल एविएशन का इंट्रोडक्शन की बुक है, बट मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ। एयरबस एंड बोइंग एक डिओपोली मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग वाला डिओपोली है। सबसे ज़्यादा इन दोनों के पास ऑर्डर्स हैं। कॉमैक जो चाइना की कंपनी है वो धीरे धीरे बोइंग 737, A320, बोइंग 777, A350 के बराबर के प्लेन्स बनाना शुरू कर चुकी है। कुछ कुछ के ट्रायल्स भी चल चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ये बोल देगी कि जिन जिन एयरलाइंस के पास कॉमैक के जेट्स हैं वही चाइनीज़ एयरपोर्ट्स पे लैंड करेंगे, या वही प्लेन्स होंगे जो चाइना के एयर स्पेस के ऊपर से जाएंगे। मतलब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ अगर कॉमैक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो अगर वो बोइंग एयरबस के बराबर हो गई, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कोई ब्रिटिश एयरवेज की कोई फ़्लाइट है जो लंदन से सिंगापुर जा रही है और उसको चाइना के एयर स्पेस के ऊपर से जाना है, एंड मान लीजिए वो A350 उनका जेट है, एयरबस का जेट है, या फिर मान लीजिए बोइंग 777 जेट है, बोइंग का जेट है, तो ये भी हो सकता है कि कल को चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कह दे कि अगर तुम कॉमैक का जेट उड़ा रहे हो तभी तुम चाइनीज़ एयर स्पेस से गुजरोगे, नहीं तो तुम चाइनीज़ एयर स्पेस से मत गुजरो, तुम जाओ पाकिस्तान इंडिया के एयर स्पेस से जाओ। और जब आपने जो है सेंट्रल एशिया के देश भी लपेट लिए, तो आप जो है उनके पॉलिटिक्स में भी पहुंच गए हो, तो क्या बड़ी बात है। आप तो ये भी बोल सकते हो कि भैया ठीक है, वो जेट्स जो है ऊपर उनके सेंट्रल एशियन एयर स्पेस से भी नहीं जाएंगे, या इंडियन या पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से भी नहीं जाएंगे। ये चीज़ें हैं। हालांकि ये जो एक चीज़ है ये हो सकता है ICAO और जो FAA है, फेडरल एविएशन अथॉरिटी वगैरह जो है, वो इस चीज़ को एकदम से रिजेक्ट कर दें। बट आप एक चीज़ बताइए, अगर चाइना इतना ज़्यादा अंदर घुस गया तो फिर FAA और ICAO भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर तो यहाँ पे जो वन बेल्ट वन रोड है वो यही है कि अलग अलग देशों को लपेट लो और फिर वो देश हमारे हिसाब से काम करेंगे। और कल को कोई वॉर सिचुएशन हुई, कुछ हुई, तो सबको पता है कि हाँ भाई हम तो चाइना की तरफ हैं। और चाइना जो है एक वो कहते हैं ना बड़ा सा एम्पायर उसका बन जाएगा, वो जैसे मैंने आपको बोला इम्पीरियलिज्म वाला। तो क्या हम लोग को उसका पार्ट बनना है? बिल्कुल नहीं बनना है। US उसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, UK उसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, इंडिया भी उसका पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। जर्मन चांसलर जो है एंजेला मर्केल, उसने तो ये तक बोल दिया था कि जो है ये चीज़ अगर आगे हो गई तो यूरोप तो फिर पेनिनसुला हो जाएगा एशिया का। पेनिनसुला का मतलब है थोड़ा जो कोस्टल टाइप का एरिया जो होता है, जो थोड़ा बाहरी एरिया जो होता है, पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करना है तो जो कंट्रीज चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाइना जिन जिन को बेवकूफ़ बना ले, वो तो सब उन चाइना के साथ आ जाएंगे और उनकी चाइना सिचुएशन ही ऐसी कर देगा कि भैया वो वापस ही नहीं कर सकते लोन, तो उनकी ज़मीनें हड़प लो। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो फिर वो है, चाइना कहेगा कि भाई जो हमारे यहाँ रूल्स है वही आपके यहाँ चलेंगे। आपके यहाँ भी फेसबुक नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, गूगल नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वो तो ऐसे कर लेंगे।
तो इस चीज़ का पार्ट इंडिया को तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप, और जैसे मैंने पहले भी बोला था, अभी तक अगर आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बॉयकॉट चाइना के फेवर में हैं, बट ये है कि ये चीज़ें सब इंडियंस के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये वन बेल्ट वन रोड जो है ना, ये बना ही सब देशों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और हम इंडियंस को जो है बेवकूफ़ इसमें नहीं बनना है। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि भैया वन बेल्ट वन रोड या क्या कहते हैं डेवलपमेंट और एफडीआई के चक्कर में हम लोग अपने देश को लेके बेच दें चाइना को। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।